नमस्कार दोस्तों, डैन हेल्स द्वारा लिखित 10 हैप्पियर आपको मेडिटेशन के माध्यम से अधिक खुशी और शांति पाने की दिशा में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर ले जाती है। यह किताब आपको मेडिटेशन के बारे में डाउट को दूर करने में आपको मदद कर सकती है। क्या आप माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स और आपकी भलाई के लिए इसके प्रभाव जान सकते हैं? क्या यह क्लैरिटी और शांति चाहने वालों के लिए वैल्यूएबल इंसाइट और टूल शेयर कर सकते हैं? क्या आप मेडिटेशन टेक्निक और माइंडफुलनेस के पीछे में साइंस का पता लगा सकते हैं? अगर आप यह सब सोच रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। और इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं 10 हैबिट्स के लेखक डैन हैरिस। ये मेडिटेशन पर लिखी हुई अब तक की सबसे बेस्ट किताब है। इस किताब में राइटर हमें मेडिटेशन की इम्प्रूवमेंट्स को समझाते हैं और वह बताते हैं कि कैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करके अपने जीवन में 10% हैप्पियर यानी कि खुशी हो सकते हैं। यहाँ माइंडफुलनेस का मतलब है अपने दिमाग को भरना नहीं, बल्कि माइंडफुलनेस एक ऐसी स्टेट है या फीलिंग होती है जब आप अपने आसपास के हर एक चीज को महसूस करने लग जाते हैं, जैसे कि हवा को महसूस करना या फिर चिड़ियों की आवाज को सुनना। जेम्स क्लियर बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं। उन्होंने इस किताब को पढ़ा और इसके बारे में अपने आइडियाज को इस तरह बताते हैं। मेडिटेशन के बारे में मेरे पहले से बिलीफ तो गलत थे। अब मेरे एक्सपीरियंस में मेडिटेशन आपको 10% ज्यादा खुश कर सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से सवाल पूछा गया था, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप जिंदगी भर करना चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, ध्यान। तो आप सब समझ ही सकते हैं कि ध्यान हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ चीजों से लगता है कि वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जैसे तेज गुस्सा या मूडी बिहेवियर आदि, लेकिन रियलिटी में टेंशन लेनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए, लेकिन खुश रहकर काम करने पे आप जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। जीवन में कई इंप्रूवमेंट से बहुत कम फर्क पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि आप सब कुछ एक बार में नहीं बदल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेहतर नहीं हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में आप सिर्फ एक एक्टिविटी से बहुत कम ग्रोथ दिखेंगे। एक एक्सरसाइज बहुत कम मात्रा में मसल्स बनाती है, लेकिन लंबे समय तक करने से यह सबसे अधिक मसल को मजबूत करती है। ऐसे में आप बहुत छोटे रिजल्ट अचीव करते हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कई स्ट्रेट शुरुआत में छोटे रिजल्ट देती है और उन्हें लंबे समय तक लगातार बनाए रखने की जरूरत होती है। किताब में हैरिस इस बारे में एक कमेंट करते हैं कि खुशी के लिए किए गए कामों को कोई सीमा नहीं होती है। इससे थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन बदलाव जरूर आता है। खुशी की कुंजी इन रोज के छोटे छोटे बदलावों को एक्सेप्ट करने में मेडिटेशन आपके माइंड को बैलेंस रखने के लिए यूजफुल है। इसे करने के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, फिर इसे वापस दोहराएं। मेडिटेशन करने के लिए कहीं आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधे रखें, किसी एक जगह पर फोकस करें और आप जब भी फोकस को खो दें तो अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। मेडिटेशन आपको हर एक पल आपके मंकी माइंड को शांत करने में मदद करती है। माइंडफुलनेस के बिना इमोशन अटैचमेंट को देखें कि बाहर और आपके अंदर के विचारों की दुनिया में क्या हो रहा है। माइंडफुलनेस किस तरह किसी चीज पर रिएक्ट करना, इस बारे में अवेयर करता है। बहुत लोग चिंता करते हैं कि अगर आप वे मेडिटेशन करेंगे तो अपनी बनाई हुई प्रीवियस सेल्फ इमेज को खो सकते हैं और बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर नहीं हो सके। लेकिन माइंडफुलनेस का मतलब अपने जीवन में अवेयर होना है। इसमें आप अपने आसपास चल रही चीजों और इमोशंस को पहचानेंगे और एक्सेप्ट करते रहेंगे, जिन्हें आप महसूस कर रहे हैं। माइंडफुलनेस से आप इमोशन को अपने जीवन का सब कुछ चलाने देने के बजाय इस इमोशन सर्कल से बाहर कदम रखते हैं और इसे दूर देखते हुए कंट्रोल करते हैं। माइंडफुलनेस होने से जीवन में प्रॉब्लम नहीं बदल सकती,
आपको अभी भी एक्शन लेने की जरूरत होगी। यहाँ लेसन यह है कि माइंडफुलनेस आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्स करने की प्रॉमिस देता है। रिएक्ट का मतलब है जीवन में प्रॉब्लम्स आने पर बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, जबकि रिस्पॉन्स में आप सोच समझकर सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं। इस दुनिया में हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वह एक फिल्टर यानी हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, और हम यह देखते हैं कि बहुत कम समय बिताते के यह कैसे काम करता है। माइंडफुलनेस आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल सोच वाला इंसान बना देती है, लेकिन यह सभी परेशानियों का इलाज नहीं है। जो आपकी सभी परेशानियों को ठीक करे या जीवन में स्ट्रेस को दूर करे, इसके लिए आपको खुशी बढ़ने वाली एक्टिविटी करनी होगी। हार्वर्ड के एक रिसर्च से पता चला है कि पॉजिटिव चीज़ों पर अटेंशन देने वाले लोगों में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं। दलाई लामा का एक सेल्फनेस पर एक प्रिंसिपल है कि मूर्खता सेल्फिश बनाने के बजाय समझदार सेल्फिश बनने की कोशिश करें। मूर्ख सेल्फिनेस तब होती है जब आप सिर्फ अपने फायदे के लिए सेल्फिश बन जाते हैं और उस तरह की एक्टिविटी पर ध्यान देने लगते हैं। समझदार सेल्फिनेस तब होती है जब आप दया दिखाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि इससे आपके साथ साथ दूसरों को भी फायदा होता है और आपको अच्छा महसूस होता है। इसलिए अब से लोगों की सांसें, आंखें मिलाएं और मुस्कुराएं। यह आसान सी आदत आपको हर दिन दूसरों के साथ ज़्यादा जुड़ाव का एहसास करवाने के लिए बेहतर महसूस कराएगी। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ चीज़ों को होते हुए ही देखना नहीं है, बल्कि अवेयर होना है कि क्या हो रहा है और कैसे ठीक किया जा सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्शन लें और अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ से उसे ठीक करने की कोशिश करें। सफलता के लिए कोशिश करना तब तक ठीक है जब तक आप महसूस कर रहे हैं रिजल्ट के बजाय एक्शन और कंट्रोल में है। लेकिन इसलिए जितना हो सके एम्बिशन बने और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन लें। इससे फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना, खुश रहना और रिजल्ट खराब होने के पर वापस बाउंस बैक करना आसान हो जाता है। इस किताब को गहराई से समझने के लिए हम इस किताब को 8 चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंडफुलनेस क्या होता है। इस किताब के ऑथर डैन हैरिस एक न्यूज़ एंकर हैं। वह बताते हैं कि वह अपनी न्यूज़ एंकरिंग के दौरान बहुत सारे शो किया करते थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में पूरा दिन वह न्यूज़ ही घुमा करती थी। ऐसे में उन्होंने एक दोस्त से पूछा कि उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि आपको माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें ऑथर को भी माइंडफुलनेस का मतलब नहीं पता था, जैसे कि आप अभी भी बहुत से लोगों को माइंडफुलनेस का मतलब नहीं पता है। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को शांत करती है और यह मेडिटेशन से थोड़ी सी अलग है। माइंडफुलनेस में आप अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करने लग जाते हैं और अपने अंदर जाकर समझते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें सही कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं। हमारे जीवन में अक्सर यह होता है जब हम अपने पास्ट और फ्यूचर के टेंशन के चक्कर में अपने आज को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं और क्या करने के लिए बने हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों में हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। इन्हीं चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए माइंडफुलनेस बनना है, जिसमें आप कुछ देर बैठकर यह सोचते हैं कि आप अपने आज को कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे आप अपने आज को खुलकर जी सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि आखिर यह माइंडफुलनेस को करते कैसे हैं। सबसे पहले आप एक खुली जगह पर बैठ जाएं। अपने शरीर को पूरा सीधा रखिए, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और अपने पास एक टाइमर लगाएं। अगर आप इसे पहली बार या फिर इसे कुछ दिनों के भीतर कर रहे हैं तो फिर सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइमर लगाएं, जो आपके लिए बेहतर होगा। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए कि आपके पैर क्या कर रहे हैं, आपके हाथ क्या कर रहे हैं,
आपके शरीर की एनर्जी को महसूस कीजिए। अपने ब्रीथिंग यानी कि अपने सांस पर ध्यान दीजिए। यह देखिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। अपने दिमाग में जोर डालिए और सोचिए आपका दिमाग इस समय क्या सोच रहा है। अपने अंदर तक जाइए, समझें कि आप क्या क्या चीज़ें सही कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें गलत। इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने शरीर को हल्का महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन में बहुत से बड़ा जो बोझ होता है वो हल्का हो चुका है। यह करने से आप अपने आप को ढंग से जान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आप क्या चीज़ें सही कर रहे हैं और क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं, और आप अपने आज को खुलकर जी पाएंगे। आप यह चीज़ पता लगा पाएंगे कि आपको अपने फ्यूचर के लिए आज क्या क्या कदम उठाने चाहिए। चैप्टर 2, आज में रहना सीखें। हमें हमेशा अपने आज में जीना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने आज को अपना दोस्त नहीं दुश्मन समझते हैं। अगर उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो वह अपने समय को दुश्मन समझते हैं, और ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका जो अपने आज को देखने का नज़रिया है वह ही गलत है। अगर आप अपने आज में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए जूझ रहे हैं, तो उस चीज़ को अपना दोस्त बनाएं। उस चीज़ से हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ पुराना हो जाता है लेकिन आपकी सीखी हुई चीज़ कभी भी पुरानी नहीं होती है। इसलिए आप अपने आज से, अगर वह अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका आज अच्छा नहीं चल रहा है तो उससे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखें। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब का प्रमोशन खो देते हैं, वह किसी और को मिल जाता है। आपको लगता था कि वो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आप उसे डिजर्व करते थे, लेकिन वह किसी और को दे दिया जाता है। इस बात को सोचकर ज़्यादातर लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे तो कुछ लोग उस काम को ही छोड़ देंगे। इसके बजाय आप इसको एक दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं। आपको एक लेसन्स, एक लर्निंग के तौर पर महसूस करके उसे महसूस कर सकते हैं। आप इस चीज़ को आप पता लगाएं कि जिसको यह प्रमोशन दिया गया है उसमें और आप में क्या फ़र्क है। अपनी गलतियों को ढूंढो और दोबारा दुगुनी मेहनत से दूसरे मौके या फिर दूसरे प्रमोशन के लिए काम करो, ताकि अगली बार वह चीज़ आपको ज़रूर मिले। अगर आप अपना अप्रोच चीज़ों के लिए इस तरीके से रखेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। चैप्टर 3, पास्ट और फ्यूचर की चिंता। अक्सर टेंशन यंग जनरेशन में देखी जाती है, जो अभी आप अपना करियर बनाने वाले हैं। उनको हमेशा यह लगता है कि अगर हम कुछ अलग हट के सोचेंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें फेल हो जाएंगे, जिसकी टेंशन में वह कभी कुछ अच्छा करते ही नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर वह कोई ऐसी कोर्स करना चाहते हैं जिससे लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो उनके घर वाले उन्हें वह करने से मना कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी मन में डर होता है कि अगर हम इसे करेंगे तो पता नहीं फ्यूचर में हम इसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, जो कि ये गलत है। ऑथर बताते हैं कि जब उन्हें जर्नलिज्म पढ़ना था तो उनके घर वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्हें पता था कि वह उसका पैशन है और वह उसमें कुछ न कुछ कर ही लेंगे। इस वजह से उन्होंने अपने मन की सुनी और यह किया। कुछ सालों बाद ऑथर एक अच्छे न्यूज़ एंकर बन चुके हैं और अपनी किताब में लिखते हैं, हम अक्सर तकलीफ़ों में तब आते हैं जब ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हमें यहाँ तक रास्ता नहीं दिख रहा होता है, हम उसके आगे सोचने लग जाते हैं। हमें अवश्य ही इस परेशानियों से बाहर निकलना चाहिए।
अगर आपको अपने जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे क्या होगा, तो आप सबसे पहले जो काम करें उसमें अपना अगला स्टेप रखें। अगर आपको बहुत आगे तक नहीं दिख रहा है तो अब कदम दर कदम बढ़ाते जाएं, जिसके बाद आपको आगे का रास्ता दिखने लग जाएगा। ज़्यादातर लोग यह कदम बढ़ाने से डरते हैं, जिसकी वजह से वह वहीं पर बैठे आगे के रास्ते के बारे में सोचते रहते हैं और फिर एक समय के बाद उस काम को करने के लिए अपना मन बदल लेते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। आपको हमेशा अपने अगले स्टेप पर फोकस करना होगा, ना कि इस फोकस पर करना होगा जो बहुत आगे क्या होने वाला है। आप अपने अगले स्टेप को अच्छा बनाइए, आपको फ्यूचर हमेशा अच्छा ही बनेगा। दोस्तों, ऑथर अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने की एक और वजह बताते हैं। वह कहते हैं कि लोग अक्सर अपने आप को भीड़ से कंपेयर करते हैं। वह यह सोचते हैं कि अगर यह काम वह ना कर पाए तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा इंसान वह काम नहीं कर पाया, उसके कुछ और कारण होंगे, लेकिन अगर आप उसके कारण से अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप उस काम को करना चाहते हैं तो पूरी लगन से और मेहनत से, डेडिकेशन के साथ अपने आप को उस काम के लिए तैयार करें जिसमें आप जरूर सफल होंगे। चैप्टर 4 RAI क्या होता है। दोस्तों, चैप्टर 4 में एथर कह रहे हैं कि अगर आप का दिन अच्छा नहीं जाता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी सिचुएशन से या किसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ जो परेशानियां आ रही हैं वह क्यों आ रही हैं, तो इसके लिए वह एक तरीका बताते हैं जिसे वह कहते हैं RAI, जहां R का मतलब है रिकॉग्नाइज, A का मतलब है अलाउ, I का मतलब है इन्वेस्टिगेट। इनमें से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आई हुई परेशानियां क्या सच में परेशानी है, और अगर सच में परेशानी है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने रियल बिहेवियर में वापस आ सकते हैं। ऑथर सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं, आइए उन्हें समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहचानना। सबसे पहला स्टेप है पहचानना। अपनी मुश्किलों को पहचानें। जिन्हें आप मुश्किलें बता रहे हैं, क्या वह सच में मुश्किल है या फिर आपको अपना कंफर्ट जोन पुश करना पड़ रहा है। वह कहते हैं ज़्यादातर लोग जिसे मुश्किल समझते हैं वह मुश्किलें होती ही नहीं हैं, बल्कि वह खाली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं, जिससे उनका मन होने से रोकता है और उसे मुश्किल मान लेता है। तो सबसे पहले अपने मुश्किलों को पहचानें, क्या मुश्किल है भी या नहीं। स्टेप 2, अनुमति देना, अर्थात वही जो अलाउ करना। दूसरा स्टेप है आप अपने दिमाग को शांत रखें और उसे अलाउ करें, यानी उसे परमिशन दें कि वह आपके मुश्किलों को ख़त्म कर सकें। क्योंकि जब आप अपनी मुश्किलों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपका मन उदास हो जाए और आप डिप्रेस हो जाएं, लेकिन उसमें आपको अपने आप को काबू में रखकर अपनी मुश्किलों को ख़त्म करना है ताकि वह आपको आगे परेशान ना कर सके। स्टेप 3, जांच करना। तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब छानबीन करना। इस समय आप अपनी मुश्किलों को पता लगा चुके हैं कि वह सच में मुश्किल है या नहीं। अगर हाँ, उन्हें कैसे सोल्व करना है। उनको सोल्व करते समय आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो अपने दिमाग में रखनी है वह है इन्वेस्टिगेशन। आपको पता लगाना है कि यह सही मेरे सामने आई कारणों कैसे आई है, क्योंकि मुश्किलें इंसान ही पैदा करता है। पास्ट में इंसान के लिए कुछ काम से ही फ्यूचर में उन्हें मुश्किलें आती है। इसलिए आप अपनी मुश्किलों को इन्वेस्टिगेशन करें और पता करें कि यह मुश्किलें क्यों आई है, और फिर यह कमिटमेंट करें कि
आप उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे जिससे यह मुश्किलें आए, ताकि फ्यूचर में वह मुश्किलें भी कभी जिंदगी में नहीं आए। चैप्टर 5, अपने महत्वपूर्ण काम को अर्जेंट काम में क्यों बदलना जरूरी है। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर ने अपने इम्प्रूवमेंट काम को अर्जेंट काम में बदलने के लिए कह रहे हैं। इन दोनों को कन्वर्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर इम्प्रूवमेंट काम और अर्जेंट काम में क्या फर्क है। एक इम्प्रूवमेंट काम वह है जिसे काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और एक अर्जेंट काम है वह जो पहले इम्प्रूवमेंट था लेकिन आपने उसको नहीं किया, जिसकी वजह से अब इस काम को करना आपकी मजबूरी बन चुकी है। ऑथर इसके एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं और कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि बिजली का बिल या पानी का बिल भरना कितना जरूरी है, लेकिन कई बार अक्सर समय पर बिल नहीं भरते हैं या तब भरते हैं जब उसे भरने की आखिरी तारीख आ चुकी होती है, जिस वजह से इसको करना उनकी मजबूरी बन जाता है और अपने बाकी सभी कामों को छोड़कर इस काम को सबसे पहले करना पड़ता है। कभी कभी अर्जेंट काम से हमारे दूसरे काम बिगड़ जाते हैं। अर्जेंट काम को करने के चक्कर में कई बार हमारे पूरे दिन का रूटीन बिगड़ जाता है, जिसका असर दूसरे कामों पर दिखने लग जाता है। यहाँ पर ऑथर यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप अपने हर इम्प्रूवमेंट काम को आखिरी समय तक डाल दें ताकि वह आपका अर्जेंट काम बन जाए, बल्कि यह कहना चाह रहे हैं कि हर काम अपने ज़रूरी काम को एक अर्जेंट काम के नज़रिए से देखें ताकि आप उस काम को समय पर ख़त्म कर सकें। इससे आपका काम जल्दी और अच्छी तरह से पूरा होगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास इम्पोर्टेंस ज़्यादा अर्जेंट काम है, तो आप कुछ टिप्स को फॉलो करके अपने अर्जेंट काम को उसके आखिरी समय तक टालने से पहले ही पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला टिप्स है कि अगर आपको बिजली का बिल भरना है तो जिस दिन आपके पास बिल आए उसको उसी दिन भर दें ताकि आपकी टेंशन उसी वक्त ख़त्म हो जाए और यह इम्प्रूवमेंट काम का भी अर्जेंट काम नहीं बन पाएगा। दूसरी टिप है कि आप हफ्ते में एक ऐसा दिन निकालें जिस दिन आप अपने सारे अर्जेंट काम को पूरा कर सकें। उस दिन आप सारे वही काम करेंगे जिन्हें करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, जैसे बिल पे करना, घर का किराया और भी ज़रूरी काम जिन्हें आप ज़्यादा नहीं टाल सकते हैं, उन्हें आप उसी दिन पूरा करेंगे। चैप्टर 6, जर्नी का एंजॉय करना शुरू करें। इस चैप्टर में ऑथर बता रहे हैं कि आप कैसे एक महान इंसान बनने की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जर्नी को बिना एंजॉय किए अगर आप एक महान इंसान बन जाएंगे तो आपके पास नाम के साथ साथ शोहरत और पैसा तो बहुत होगा, लेकिन आप अपनी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक सर्वे में पता चला है कि 90% जो बिजनेस करना चाहते हैं वह खाली इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएं, ना कि इस पर फोकस करते हैं कि अमीर होने का जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसको जी पाएं, क्योंकि प्रोसेस ही आपको वह इंसान बनाएगी जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी नौसिखिए को आज एक बिजनेस खोल कर दे दें तो बोलेगा कि इसे चलाओ, तो 90% लोग बिजनेस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वह एक्सपीरियंस आपके पास तभी आएगा जब आप अपनी जर्नी को मज़े से जीते हुए सीखते रहेंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान, एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल यानी कि परिश्रम करना ही पड़ेगा। अब आप उस स्ट्रगल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है जो 90% अनसक्सेसफुल अपनाते हैं कि अपने स्ट्रगल को ऐसे देखते हैं जैसे मुश्किल समय है जिसमें वह बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने परेशानियों को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा तरीका, जिसे बचे हुए 10%
सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं। वो अपना स्ट्रगल को खुशी की नज़र से देखते हैं। वह आपको अपना लर्निंग फेज कहते हैं। वह मानते हैं कि स्ट्रगल हमें बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आज हमारे पास कम पैसे हैं तो पैसे कमाने के बेहतर तरीके सीख कर उन्हें अप्लाई करके ज़्यादा पैसे कमा पाए। उनको आप 10% लोगों में आना है जो अपने स्ट्रगल को एंजॉय कर रहे हैं, जो अपने स्ट्रगल से हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। अपने स्ट्रगल को, अपनी जर्नी को एंजॉय करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। पहला पॉइंट है कि आप सबसे पहले यह पता करें कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। हो सकता है आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हो सकता है आप एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब आप पता लगा चुके हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है तो उसके लिए स्ट्रगल करना होगा। अब आपको उस स्ट्रगल को एंजॉय करना है और उससे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना है जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि 90% लोग खुद को मिले हुए रिजल्ट से परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और उसमें आप फेल हो गए हैं तो 90% लोग रोएंगे और उस बिजनेस को छोड़कर वापस जॉब में चले जाएंगे। वहीं 10% लोग जिस वजह से फेल हुए हैं उस वजह को ढूंढेंगे, उस पर काम करेंगे और अगली बार दुगुनी मेहनत से दोबारा बिजनेस शुरू करेंगे और वह सफल हो जाएंगे। तो अपने फेल्योर में गलतियां ढूंढकर उन्हें इम्प्रूव करें। चैप्टर 7 लेट गो टू प्रैक्टिस। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सक्सेस पाने के लिए कुछ चीज़ों को कॉम्बिनेशन चाहिए। आप में सक्सेसफुल बनने के लिए कड़ी मेहनत और फोकस के साथ साथ कुछ चीज़ों को छोड़ देने की काबिलियत होनी चाहिए। कई लोगों को मन में यह सवाल आता है कि अगर हर बार चीज़ों को जाने देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। अगर हमने मेहनत की और मिली हुई सक्सेस को जाने दिया तो फिर हमारा इतना समय जो चीज़ों में लगाने का मतलब क्या हुआ। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं तो वह सही है। मान लीजिए आपने अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें आप 2 लोग थे। उसमें से एक पार्टनर आपके साथ आधे रास्ते में छोड़कर चला गया जिसकी वजह से आपका बिजनेस ढेर सारा लॉस हुआ। अब यहाँ 2 सिचुएशन बन सकते हैं। पहला सिचुएशन है आप उस आदमी को जाने दें और अपने नए मोटिवेशन के साथ दोबारा बिजनेस शुरू करें। दूसरा है उस आदमी को ढूंढें जिसकी वजह से लॉस हुआ था और जितने का लॉस हुआ उससे उतना पैसा वसूल करें। ज़्यादातर लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं लेकिन ऐसा करने से आपके अंदर गुस्सा और अहंकार बढ़ सकता है जिससे आपके अंदर बदले की भावना आ जाएगी। जब आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो याद रखें दुनिया में हर दूसरा इंसान आपका फ़ायदा उठाएगा और ज़रूरत ख़त्म होने पर आपको छोड़ सकता है। अगर आप ऐसे उनसे गुस्सा ही निकालते रहेंगे या अपने मन में उनके लिए बदले की भावना ही लेकर बैठे रहेंगे तो आप खुश रहने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए ऐसे में आपको पहले तरीके से सोचना होगा। यह सोचें कि अपने मन को शांत करके आप अपने आप का बेहतर कैसे बना सकते हैं। दूसरे इंसान ने आपके साथ जो किया है तो वह अपने फेल्योर में याद रखिए ताकि वह दोबारा गलती ना हो पाए। अपने ऊपर पर पूरा फोकस करके दोबारा काम शुरू कर दें। इस तरह दूसरे इंसान से बदला लेने में समय खराब ना करने से आपका समय अच्छे कामों में लगेगा और आप दोबारा ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। चैप्टर 8 स्मार्ट और हार्ड वर्क के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए
स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दिन में 8 घंटे एक रिक्शा वाला भी काम करता है और दिन में 8 घंटा एक एसी में बैठकर बिजनेसमैन भी काम करता है, लेकिन दोनों की इनकम में जमीन आसमान का फर्क होता है। रिक्शा वाला दिन भर हार्ड वर्क करता है और वहीं दूसरी ओर बिजनेसमैन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है, जिसकी वजह से वह कई गुना ज़्यादा पैसा कमा लेता है। अब यहाँ ऑथर एक चीज़ क्लियर करते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करें और हार्ड वर्क से भरोसा उठा लें। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे और हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वहीं आप सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल बनने में ज़्यादा समय लग सकता है। इस बात को एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने एक स्टोर खोला जहां रोज यूज होने वाली चीज़ें बिकती हैं। हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जाकर अपनी दुकान के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि हमारा दुकान पर आइए और सामान लीजिए। ऐसा करके हो सकता है कि आप 500, 1000, 2000 लोगों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। वहीं स्मार्ट वर्क से आप कम समय में ज़्यादा कस्टमर बना सकते हैं। आज का समय इंटरनेट का है। आप अपने स्टोर को ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर या फिर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर प्रमोट कर सकते हैं, जिससे जहां हार्ड वर्क में आप सिर्फ 2000 लोगों तक पहुंच पाए थे, वहीं स्मार्ट वर्क के साथ में आप लाखों लोगों तक एक दिन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट करोड़ों लोगों को जोड़ सकता है, जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। उसमें से लाखों ऐसे लोग हैं जो आपके पास बड़े आराम से आएंगे, जो आपका सामान खरीदेंगे। चैप्टर 9, डैन हैरिस का नज़रिया, जो हमारे लेखक हैं। डैन हैरिस एक रिटायर्ड रिपोर्टर हैं जो एसीबी न्यूज़ के लिए काम करते थे। वह नाइट लाइन के एंकर और गुड मॉर्निंग अमेरिका के को एंकर भी रह चुके हैं। उन्हें वार से लेकर बड़े पैमाने पर शूटिंग तक कई कहानियों की रिपोर्टिंग की है। उन्होंने लाइव वार ग्राउंड और एकांत कारावास की खबरें भी दी है। अपनी रिपोर्टिंग के लिए हैरिस ने अपने समय में एक यंग इराकी पर्सन की रिपोर्टिंग के लिए एडवर्ड आर मीरो अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा उन्होंने 2009 में एमी अवार्ड भी जीता है। एबीसी न्यूज़ के साथ काम करके वह अक्सर परेशान रहते थे, डिप्रेशन में चले गए थे, यहाँ तक कि उन्हें 2004 में ऑन एयर पैनिक अटैक भी आया था। डिप्रेशन से ठीक होने के लिए उन्होंने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की तरफ रुख किया और उसे चैलेंजिंग समय में ऐसा करने के लिए हैरिस की उम्मीद की किरण मिली। तब उन्होंने एहसास किया कि मेडिटेशन उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, जिससे उन्हें जीवन के सबसे अंधेरे समय से बाहर निकालने में मदद की है। डैन हैरिस की किताब में RAIN टेक्निक बताते हैं, जिसका मतलब है रिकॉग्नाइज, अलाउ, इन्वेस्टिगेशन एंड नॉन आइडेंटिफिकेशन। मतलब परेशानी के समय पहले अपने फीलिंग को पहचानें, फिर उन इमोशन को अस्तित्व में आने दें। इसके बाद पता करें कि उन इमोशन के कारण आपका मूड कैसे बदल गया। इनमें ध्यान दें, आपके इमोशन आपको डिफाइन नहीं करते, बल्कि आप डिसाइड करते हैं कि कैसा फील करना है। 10% हैपियर में डैन हैरिस एक स्ट्रेट न्यूज एंकर से एक एक्टिव और हैप्पी मेडिटेशन के रूप में बदलने की अपने रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। अगर आप भी मेडिटेशन के बारे में डाउट करते हैं तो आज आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और मेडिटेशन को खुश रहने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर 10, करुणा की प्रैक्टिस करें। किताब में डैन हैरिस एक न्यूज़ रिपोर्टर के समय के अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि उस समय उन्होंने दुनिया भर के लोगों का इंटरव्यू लिया।
जिसमें दलाई लामा का इंटरव्यू उनके यादगार पलों में से एक था। किताब का यह हिस्सा आपको करुणा की प्रैक्टिस करने के लिए इम्पोर्टेंस सिखाता है। दलाई लामा कहते हैं कि अपने डेली लाइफ में काइंडनेस की प्रैक्टिस करने से हमें खुश रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा वह कहते हैं कि हमारा ह्यूमन नेचर अपने आप को पहले रखने की का है। यह आदत हमारी सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत से डेवलप हुई है। इस आदत से लड़ना अब नॉर्मल लग सकता है, क्योंकि कई बार यह आदत हमारे उस खुशी से दूर रखती है जिसके हम हकदार हैं। अगर आपको काइंडनेस के बारे में थोड़ा डाउट है तो कुछ समय के लिए दूसरों के बारे में काइंड बनकर सोचें। कंपैशन के एहसास से आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जब हम दूसरों के प्रति काइंडनेस से काम करते हैं तो हमारे माइंड में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बदले में हम जब खुश होते हैं तो हम काइंड हो जाते हैं। यह खुशी की कभी ना ख़त्म होने वाली साइकिल है। कंपैशनेटेड होने से खुश रहते हैं और खुश रहना हमें काइंड बनाता है। इसलिए अगली बार जब हम सेल्फ डिफेंस या सेल्फिश विचारों से घिरे हों तो चारों ओर देखें। हो सकता है कि उस समय कोई आपको मदद कर सके या आप किसी की मदद कर सकें और मदद बांटें। अपने साथ दयालु बने। कंपैशन के बारे में बात करने के बाद हम कॉन्सेप्ट को नहीं बदल सकते हैं। दूसरों की देखभाल करना जरूरी है, लेकिन उतना ही अपने लिए खड़ा होना भी है। किताब में ऑथर सूफी मुस्लिम की एक कहावत बताते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, लेकिन अपने ऊंट को खंभे से भी बांधो। इससे कहावत से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, यह हमें सिखाती है कि कुछ होने के लिए प्रार्थना जरूरी है, लेकिन साथ ही एक्शन लेना भी जरूरी है। दूसरा, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करने से के लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी है जहां यह सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप पूरी दुनिया की बात मानो, बिना उनके साथ दोस्ती से रह सकते हैं। अपनी इंटरनल खुशी पाने के लिए आपको यह पता लगाने की ज़रूरत है कि आपका खुशी का एहसास कहाँ है। उस खुश एहसास को बनाए रखने के लिए कहाँ तक दूसरों की बात मानना चाहिए। बहुत लोग इस परेशानी को अपनी कमी के रूप में देखते हैं, जबकि रिलेटिव में यह लिमिटेशन है। एक पोजीशन इशारा करती है। आप अपने लिए इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, जो भी सीमाएं तय करते हैं, वो आपको यह तय करने में मदद कर सकती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपकी एक सीमा हो सकती है कि आप वीकेंड पर काम नहीं करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी आपको वीकेंड की शिफ्ट लेने के लिए कहा जाए तो नहीं कहना है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह एक लिमिटेशन है। अगर आप इन सीमाओं से लोगों को अपनी बात मानने के लिए राजी करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने के लिए रीजंस की जांच करनी चाहिए। सच में आप वीकेंड पर काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? अगर आप इस समय को अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं तो खुलकर अपनी बात कहें। यकीन करिए, लोग आपको डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे और साथ भी देंगे। उन चीज़ों की चिंता करें जो मैटर नहीं करती हैं। ध्यान रखें, कुछ चीज़ें आपके समय और एनर्जी के लायक है, कौन सी लायक है और कौन सी नहीं। इसके अलावे करना आपको खुश रहने के मदद करने के कुछ कुंजी हैं। डैन हैरिस सिखाते हैं कि रोज रोज के छोटे छोटे फैसले आपकी इमोशनल कंडीशन में बदलाव लाते हैं। इसलिए आप जब किसी चीज़ के बारे में चिंतित होते हैं तो अपने आप से पूछें, क्या यह इतना ध्यान देने के लायक है? अगर आपकी इमोशन आपको किसी चीज़ से निपटने में मदद कर रही है तो उस पर ध्यान दें।
ऐसे में अपनी प्रेजेंट कंडीशन को एंजॉय करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ना करने के लिए नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं। वहीं अगर आपकी चिंता सिर्फ जीवन में नेगेटिव जोड़ती है तो आप को कंट्रोल करके उस पर ध्यान देने से रुक जाएं। हो सकता है कि आप उस विचार को तुरंत ध्यान से हटाने में कैपेबल ना हो, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करने और नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करने वाले पड़ाव पर लाने के लिए इमोशंस को कंट्रोल रखने में कैपेबल होना चाहिए। अनलेस चीज़ों के बारे में चिंता करने में बहुत ज़्यादा समय बिताना या जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना सिर्फ खुशी को कम करता है। आज तक हमने सीखा है कि हमें हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है। हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने वाले हैं। दुनिया हमारी तरफ क्या फेंकती है, इसे कंट्रोल करने वाले नहीं हैं। बेकाबू कंडीशन को संभालने की कोशिश करना आपको इमोशनली हर्ट ही करेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो तो अपने आप से पूछें कि क्या यह आपकी एनर्जी के लायक है। क्रिएटिविटी का मतलब यह नहीं कि डिप्रेशन में आ जाएं। किसी न किसी एक आर्टिस्ट की कहानी हम सब जानते हैं कि वह डिप्रेशन और चैलेंजिंग से गुजरकर कुछ क्रिएट करते हैं। वे अपने जीवन में इस नेगेटिव समय से गुजरे बिना इफेक्टिव ढंग से प्रॉब्लम नहीं कर सकते, लेकिन 10 हैप्पियर्स में हमें पता चला कि यह गलत है। खुशी क्रिएटिव की दुश्मन नहीं है। दूसरे शब्दों में, खुशी क्रिएटिव को नकारती नहीं है। खुशी ढूंढना आपकी क्रिएटिव एस्पेक्ट को बंद नहीं करेगा या आपकी इमेजिनेशन को म्यूट नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी कला के लिए डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हम अपनी चिंता की पिंजरों से मुक्त हो जाते हैं तो क्रिएटिविटी को ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आपका माइंड 1 लाख अलग अलग चीज़ों के बारे में चिंतित नहीं होते हैं तो उसके पास सोचने का समय होता है। निष्कर्ष दोस्तों, इस किताब में आज तक जो कुछ सीखा है उसको एक बार दोहरा लें ताकि आसानी से याद रखें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए माइंडफुलनेस और इमोशंस करनी चाहिए। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से हम पता लगा सकते हैं कि रोज क्या गलतियां कर रहे हैं और उन्हें कैसे सुधारें। आपने देखा होगा कि कैसे पास्ट और फ्यूचर की जरूरत से ज़्यादा चिंता करना फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। इसलिए प्रेजेंट में खुलकर जिएं, अपने स्ट्रगल को एंजॉय करें। इनमें आपने सीखा कि कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कम्युनिकेशन हमें जल्दी एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस किताब 10% हैप्पियर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस सभी चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। अंत में आते हैं इसकी समीक्षा। 10% हैप्पियर्स में डैन हैरिस रीडर्स को माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के माध्यम से खुशी खोजने की दिशा में एक भरोसेमंद और प्रैक्टिकल जर्नी पर ले जाते हैं। पर्सनल अनकंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च और प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ हैरिस मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं और मेडिटेशन को एक प्रैक्टिकल टूल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, इस सब में मैं आपका आज का ये सारांश खत्म करता हूं और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं जब भी दोबारा कुछ नया किताब लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।